हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम सारे नए iQOO 3 यूजर्स और जो iQOO 3 लेने वाले हैं उनके लिए एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर शुरू करने से पहले, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प गिवन डाउन बिलो एंड वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू। और अगर नए आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना जरूर। तो गाइस, जो सबसे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा फ़ोन लूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार Realme X3 Pro है, Realme X50 Pro है, iQOO 3 है, इनमें से कौन सा लूँ। तो अगर आपका iQOO 3 एक ऑप्शन है तो वो ऑप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्राइस से रिलेटेड है। iQOO 3 की जो प्राइस है वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी है फॉर द हार्डवेयर इट्स ऑफरिंग। ठीक है, तो अगर आप एक गेमर हो या आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आपके लिए iQOO 3 बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। कभी भी आप अगर इसे किसी भी 700 सीरीज के प्रोसेसर वाले फ़ोन से कंपेयर कर रहे हो तो ये ऑब्वियस विनर बन जाता है, क्योंकि आप हार्डवेयर अपग्रेड नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर धीरे धीरे अपग्रेड हो जाता है। तो ये याद रखिए कि जो हार्डवेयर है वो iQOO 3 का सुपीरियर है। पर अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर और अच्छे हार्डवेयर वाले फ़ोन से कंपेयर कर रहे हो तो इट इज़ ओनली लॉजिकल कि जो अच्छा हार्डवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपको फर्स्ट में ही दे रहा है, आप उनके साथ जा सकते हो। पर ये आपके बजट पे डिपेंडेंट है और ये आपकी नीड पे डिपेंडेंट है। अगर आप एक सिर्फ गेमर हो तो आपके लिए iQOO 3 से बेटर ऑप्शन नहीं है गेमिंग के लिए। ठीक है, एवरीडे यूजर हो और आपका बजट 25,000 ही है तो ऑब्वियसली iQOO 3 से बेटर आपको फोन नहीं मिलेगा। और वन प्लस नॉट तो मुझे प्लीज मत बताओ, वो 700 सीरीज वाला प्रोसेसर है, ये 800 सीरीज है। उसका प्रोसेसर आप कभी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, पर iQOO 3 का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इतने लोगों ने मुझे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, कैन वी रूट और बूट लोडर अनलॉक iQOO 3? क्या मैं iQOO 3 का बूट लोडर अनलॉक या रूट कर सकता हूं? तो नहीं, इसका आंसर नहीं है। और ये नहीं सारे iQOO फोन्स के लिए रहने वाला है। तो अगर आप एक iQOO फोन लेने का सोच रहे हो तो ये याद रखिए, हार्डवेयर बहुत मस्त है, यूआई में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा है, शुड आई बाय iQOO 3 और शुड आई वेट फॉर द न्यू iQOO 7? सिंपल चीज है, iQOO 3 आपको 25,000 में इसलिए मिल रहा है क्योंकि iQOO 7 आने वाला है। तो iQOO 7 अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपका बजट 35 से 40,000 के आसपास होना चाहिए। आज OnePlus 9R आपको 40,000 में मिल रहा है और उस पर टॉप नॉच प्रोसेसर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि एटलीस्ट 35,000 तक तो जाएगा ही जाएगा नए iQOO 7 का कॉस्ट। तो अगर आपका बजट कम है तो आपको डायरेक्टली iQOO 3 ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके अगला वाला क्वेश्चन है, शुड आई नॉट अपडेट? क्या मैं अपडेट नहीं करूं एंड्रॉयड 11 पे? देखो, आंसर बहुत सिंपल है। ये मैं कभी नहीं बोला है, ना आपको कोई बताएगा कि अपडेट ही मत करो। अपडेट के साथ काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो स्मूथनेस इंक्रीज हो जाती है, आपका सिक्योरिटी पैच अपग्रेड हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना आपका फ़ोन उतना सिक्योर नहीं रहता है, तो सिक्योरिटी पैच इंपॉर्टेंट है। और जो अपडेट में प्रॉब्लम्स है वो हर डिवाइस को अलग अलग आ रही है। कुछ डिवाइसेस को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है एंड्रॉयड 11 में, कुछ डिवाइसेस को एंड्रॉयड 11 में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका एक बग फिक्स वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो अगर आपको पहले आप अपग्रेड करो, अपडेट करो, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप डाउनग्रेड करो, उसका भी वीडियो बना रखा है। अगर डाउनग्रेड करने के बाद प्रॉब्लम मिट जाती है और आपको एंड्रॉइड 11 नहीं जाना, फिर एंड्रॉइड 10 पे ही रहो। पर पहले अपडेट करके देखो, मे बी आपके फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है कि मेरे फ़ोन जब मैंने अभी ख़रीदा है 2021 में तो कौन सा एंड्रॉयड वर्जन के साथ आएगा? तो आपने कभी भी ख़रीदा हो, आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ ही आएगा, क्योंकि काफ़ी पुराने मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन्स अभी भी बेच रहा है iQOO। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ ही आएगा, उसे आप अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या इसमें Gcam इंस्टॉल होता है? हाँ, इसमें Gcam इंस्टॉल होता है, पर वो अभी भी फुली फिक्स्ड नहीं है, तो आपको थोड़े से उसमें चेंजेस कर करके Gcam इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है, क्या ये फ़ोन ड्यूरेबल है? क्या इसका वो जो, क्योंकि इसमें एक अलग स्क्रीन प्रोटेक्शन है, क्या ये गिरने से टूटेगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या इसकी हैप्टिक मोटर अच्छी है? ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। इसकी हैप्टिक मोटर बहुत बढ़िया है, अगेन कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा जो आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है क्या नेटफ्लिक्स फुल HD प्लस में अवेलेबल है?
नहीं, नेटफ्लिक्स फुल एचडी में आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को नेटफ्लिक्स के साथ डील करनी पड़ती है ताकि नेटफ्लिक्स फुल एचडी में अवेलेबल हो पाए और नेटफ्लिक्स का सर्टिफिकेशन मिल पाए। वो आईकू 3 ने नहीं किया है, तो आपको नेटफ्लिक्स का फुली सर्टिफाइड फुल एचडी नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं वाइड वाइन L1 और L3 पे। काफ़ी लोगों के फ़ोन में वाइड वाइन L3 वाला इशू एंड्रॉयड 11 में फिक्स हुआ, काफ़ी लोगों के फ़ोन में एंड्रॉयड L1 से L3 वाला इशू एंड्रॉयड 10 से 11 जाते वक्त आया। तो हर फ़ोन में ये बग डिफरेंट तरह से आ रहा है। आपकी केस में जिस भी तरह से आ सकता है, आप जाके सर्विस सेंटर में ठीक करा सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर्विस सेंटर्स। क्या iQOO 3 के सर्विस सेंटर्स हर जगह अवेलेबल हैं? क्या iQOO अच्छी सर्विस देता है? तो iQOO की जो सर्विस की जो एक आइडिया है वो आपका पिकअप एंड ड्रॉप करेंगे, पर इसमें एक ही इशू है, पिकअप एंड ड्रॉप बहुत इजीली हो जाता है। पहले तो वो टाइम बहुत लेता है, और दूसरी चीज़ ये हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। iQOO के जो सर्विस सेंटर है वो बहुत कम सिटीज़ में अवेलेबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन ही ना लें। ये फ़ोन वैसे बहुत ड्यूरेबल है और इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आती है हार्डवेयर वाइज, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। तो उस केस में अगर फ़ोन ही ज़्यादा ख़राब नहीं होता तो सर्विस सेंटर का उतना इशू नहीं आता। जैसे मैं आज तक अपना फ़ोन सर्विस सेंटर में एक और एक क्वेश्चन जो लोग बहुत पूछते हैं, मेरा फ़ोन बहुत हीटअप होता है चार्ज करते वक्त, क्या मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। एक फास्ट चार्जिंग जो है उसमें आपके फ़ोन में इतनी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो फ़ोन ऑब्वियसली हीटअप होता है, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। बट वन प्लस के फ़ोन्स की कंपैरिजन में iQOO 3 बहुत कम हीटअप होता है, बहुत कम हीट इश्यूज़ आते हैं, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरा iQOO 3 फ्यूचर अपडेट में 90 हर्ट्ज पे जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक हार्डवेयर लिमिटेशन होता है। इवन तो उसका टच सैम्पलिंग रेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो सकता है। और जो लोग K20 Pro का एग्जाम्पल देते हैं, K20 Pro में एक्चुअल जो डिस्प्ले था वो ओवर क्लॉकेबल था, इसमें नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये जो थे, ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है iQOO 3 के बारे में। आई होप आपके सारे क्वेश्चन आज आंसर हो गए हों। अगर हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मैं और ऐसे वीडियोस ला पाऊँ। अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। So guys, how are we doing today? Today we are going to talk about all the frequently asked questions about iQOO 3, and we're going to today give an answer to all the users who are coming in new or who are thinking of buying the phone. So let's start. First question that everyone asks, should I buy iQOO 3 or Realme X3 or this and that? Guys, so I'll tell you very simply on how to solve this issue. If you just have a budget of 25,000, you're not going to find a phone better than iQOO 3, because this is the best hardware you can get in the budget. Please don't compare it with a 700 series processor phone like OnePlus Nord. OnePlus Nord can have a better software experience, but it can never be upgraded to better hardware. This phone already has better hardware, so the software can be upgraded. So first is that. Second is that you need to think of what your needs are. If you're a gamer, iQOO 3 is like blindly the best choice for you. But if you're finding a phone wherein you also have a budget and you can buy a phone which has better hardware and better software, then go for it. Buy a phone with better hardware and better software. But think for yourself what is your need with the phone, because you can't just buy a phone just because of looking at a price tag. Okay. The second question is, are service centers available for iQOO, and what is the service policy? Service centers are available for iQOO, and in the case of iQOO 3, you can get it service with a pickup and drop. The only issue is the service centers are not in every city, so that might be a point of concern for you, and you can get that checked by going on iQOO's website and finding the service centers. Yes, it is not in every city, that is a down point, but the phone is actually built very well and it usually has no issues. So in most cases you will not have a problem. Now the next question that people ask me very frequently is, should I not upgrade to Android 11? Should I just stay on Android 10? See, I have never said that don't upgrade. I have made a video on downgrading. I have made a video on Android 11 bug fixes also. In the case of bugs, a lot of people have been having different experiences with bugs on their iQOO 3. Some do have bugs on their Android 11 on iQOO 3, some don't. So it totally depends on how your experience is gonna be. I would suggest you please update your phones to Android 11. If at all you have any problem,
go and check out my bug fixing video. If that doesn't help, then go do a downgrade. But don't do a downgrade just like that, or just don't update like that, because you will miss on around security patches and new features that the company might introduce. Okay, is iQOO shutting down? This is one question that has been asked a few times. No, iQOO is not shutting down. They're actually going to release a new phone. Should I buy iQOO 3 or should I wait for the new upcoming iQOO 7? So firstly, both phones will not come in the same price band. Right now iQOO 3 is for 25,000 because iQOO 7 is going to come, right? So if you do have the budget, then sure, you can wait for iQOO 7, as it might come at the budget of 35 to 40,000. But if you do not have the budget, it makes no sense waiting. You can always just take iQOO 3. Okay. Next question that people have asked: does it have carrier aggregation? Sorry, does it have carrier aggregation? Yes, it does have carrier aggregation. Most of the phones with Snapdragon 865 do have it, so you don't need to worry about it. There is no issue. Another question that people ask me a lot is: my phone gets heated up a lot during charging. Is it something bad? Should I just get my phone replaced? No, not at all. The charging mechanism is built in such a way that a lot of current and energy is being passed through your phone, right? So if it is the case, your phone will obviously heat up a little, right? Because a lot of electricity passing through will generate some heat, but it is not a point of concern. Make sure you're charging in an airy place so that it does not heat up all that much, but it does not mean your phone is broken. Moreover, iQOO 3 gets heated up much less than compared to OnePlus phones. Like, I have used a OnePlus phone recently and I know that it gets heated up more than the iQOO 3, right? So yes, iQOO 3 does not have any heating issues. Don't worry, it is a normal thing for the phone to heat up while charging. Another thing that people do ask me is iQOO 3 actually that resistant to scratches and falls because it has a different type of screen protection? No, not at all. There is no issues with the screen, right? It is well protected, and even if you drop it a few times, nothing is going to happen to your phone. You don't need to worry about that. So these are all the questions that I frequently get asked by people about the iQOO 3. I hope this clears all your doubts. If it does, please press the subscribe button. It helps me to bring more of such videos. That's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share and subscribe. Rom Guruji signing off.